स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। दो आसमानी झांकियां। इस सदी के दूसरे दशक में जब बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पटना से उन दिनों के बिहार के एक नामी नेता डॉक्टर सच्चिदानंदन सिन्हा भी अपने दल बल के साथ वहां गए थे। तब तक गांधी जी का पदार्पण कांग्रेस में नहीं हुआ था और उस समय की कांग्रेस जनता से दूर देश के अभिजात्य वर्ग के नेताओं का एक समूह थी जिसे अंग्रेजी में एलीट कहते हैं। सिन्हा साहब के साथ मेरे पिता राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह तथा चाचा कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह भी गए थे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। दोनों भाइयों को सिन्हा साहब ने आजीवन पितृतुल्य ही स्नेह दिया और मेरे पितामह से जो उनकी घनिष्ठ मित्रता थी उसे सदा निभाया। सिन्हा साहब मुरार के थे, जो मेरे गांव सूर्यपुरा से बहुत समीप है, और मेरे पितामह का सिन्हा साहब को लंदन भेजने तथा उन्हें बैरिस्टर बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। जब वे लंदन से वापस लौटे तो पहले सूर्यपुरा गए और मेरे पिता को एक पत्र में उन्होंने लिखा है, जब मैं लंदन से लौटकर सूर्यपुरा तुम्हारे पिता से मिलने गया तो पता चला कि राजा साहब अभी सो रहे हैं और तुम्हें एक नौकर गोद में लेकर खिला रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि यह बच्चा कौन है तो उसने कहा कि यह राजा साहब के बड़े पुत्र हैं और इनका छोटा भाई अभी इस संसार में आने वाला है। यह घटना 1893 की होगी। उस समय मेरे पिता 3 वर्ष के होंगे। सिन्हा साहब के सूर्यपुरा पहुंचते ही वहां के शरीफों तथा धर्म के ठेकेदारों ने मेरे पितामह को घेर लिया और यह आपत्ति उठाई कि चूंकि साहब लंदन पलट हैं और अब जाति से बहिष्कृत हो गए हैं, इसलिए राजा साहब उनके साथ खाना नहीं खाएं। मेरे पितामह स्वर्गीय राजा राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कवि बड़े चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने हंगामा खड़ा करना उचित न समझा। बस झट यही तय हो गया कि सिन्हा साहब राजा साहब के साथ ही खाएंगे, मगर दोनों 2 आसनी पर बैठेंगे और दोनों आसनी के सामने अलग अलग चौका लगेगा। समरथ के नहीं दोष गोसाई। फिर यह बात आई गई हो गई। खैर, मैंने इतनी बात इसलिए लिख दी कि सिन्हा साहब क्यों और कैसे अपने साथ मेरे पिता और चाचा को ले गए। सिन्हा साहब का दल बंबई के प्रसिद्ध ताजमहल होटल में, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ था, ठहरे। देश के शीर्षस्थ होटलों में ताज का आज भी शुमार है और उसकी पुरानी गरिमा तथा साज सज्जा को टाटा के अधिकारियों ने आज भी बरकरार रखा है। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक बार अपने चाचा के साथ, जो फिर बिहार काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष बने थे, ठहर चुका हूँ। ताजमहल होटल के नीचे प्रथम खंड यानी ग्राउंड फ्लोर में अनेक तरह की दुकानें हैं तथा बाल काटने का सैलून तथा मूर्तियों और पटचित्रों की भी प्रदर्शनियां हैं। उन दिनों होटल के एक कमरे में विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ तथा ज्योतिषी मिस्टर क्यूरियो की भविष्य की बातें बताने की दुकान थी। देश के हर तबके के बड़े बड़े लोग उनके यहाँ पहुँचते थे, कोई मनोरंजन के ख्याल से और इस विश्वास से भी कि यह विज्ञान भी अपने आप में पूर्ण है और अपना भविष्य जानने की मनुष्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उसके निदान का रास्ता वहाँ खुला मिलेगा। एक दिन संयोग ऐसा जुटा
कि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब और मेरे चाचा दोनों एक ही साथ वहां पहुंचे, सिर्फ मनोरंजन के ख्याल से। मेरा अनुमान तो यही है, क्योंकि जिन्ना साहब पूरे विलायती संस्कृति में ढले हुए एक साहब थे और मेरे चाचा तो छात्र ही थे। उनमें बाल सुलभ की एक जिज्ञासा ही होगी। क्यूरियो ने मेरे चाचा को एक कुर्सी पर बिठा दिया और जिन्ना साहब का हाथ देखना शुरू किया। हस्तरेखा विशेषज्ञ ने बहुत सारी बातें बताई होंगी जिनमें मेरे चाचा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक अखबार पढ़ने में तल्लीन थे, मगर जब विदेशी ज्योतिषाचार्य ने कहा, मिस्टर जिन्ना, यू विल कार्व आउट अ स्टेट वन डे, मिस्टर जिन्ना, आप एक दिन एक राज्य की स्थापना करेंगे, तो मेरे चाचा के कान उधर की बात सुनने को खड़े हो गए और इधर मिस्टर जिन्ना ने खूब ठहाका लगाया। उनका खूब मनोरंजन हुआ और व्यंग्य की हंसी हंसते हुए बाहर निकल गए। उन दिनों वे शायद एक प्रमुख कांग्रेसी थे और कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने की जल्दबाजी में थे। यह किस्सा 1946 में मैंने सुना, जब अपने चाचा के साथ मैं ताजमहल होटल में ठहरा था और उन्होंने मुझे वह जगह भी दिखाई जहां यह घटना घटी थी। तब पाकिस्तान कवि इकबाल की एक परिकल्पना न रहकर एक सच्चाई और तथ्य का रूप धारण कर रहा था और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का मिशन भारत पहुंच चुका था, जो उन दिनों भारत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और अंग्रेज भारत का बंटवारा शीघ्र कर यहां से भागने की साजिश कर रहे थे। तब तक मेरे चाचा भी कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार विधान परिषद, हो चुके थे। अब तो न मिस्टर जिन्ना साहब इस संसार में हैं और न मेरे चाचा ही बस। यह स्मृति रेखा ही कभी कभी आकर मुझे कुरेद देती है और मैं सोचने लगता हूँ, क्या सचमुच हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ यह भक्त महाकवि की एक कल्पना की उड़ान नहीं, वरन इस सत्य का उद्घाटन है कि ये अदृश्य जगत के धागे हैं जो हमें कठपुतलियों की तरह सदा नचाते रहते हैं। 1937 में जब बिहार में अन्य प्रदेशों की तरह विधानसभा तथा विधान परिषद का गठन हुआ और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल का प्रथम बार गठन किया, तो श्री बाबू के अलावा 3 और मंत्रियों ने शपथ ली। अनुग्रह बाबू, सैयद महमूद तथा जगलाल चौधरी। रामदयाल बाबू बिहार विधानसभा के स्पीकर हुए थे और हमारे चाचा कुमार राजीव रंजन प्रसाद सिंह बिहार विधान परिषद के प्रेसिडेंट। उन दिनों चेयरमैन शब्द का आविष्कार या प्रचलन नहीं हुआ था। 3 सर्कुलर रोड, पटना हमारे चाचा का निवास स्थान बना और उनके सामने चौधरी जी को मकान मिला। एक दिन चौधरी जी ने चाचा जी को फ़ोन किया कि उस दिन शाम को वह उनके घर पधारे। कुछ आकस्मिक आसमानी घटना घटने वाली है। मेरे चाचा के सहपाठी और परम मित्र महावीर प्रसाद बैरिस्टर, जो पीछे चलकर बिहार के एडवोकेट जनरल बने, उन्हें मेरे चाचा ने साथ ले लिया। वहाँ यह घटना घटी कि एक अति गरीब दत्ता नामक एक बंगाली युवक वहाँ एक प्लानचेट लेकर पहुँचा और चौधरी जी के गेट के मुड़ेरे पर बैठकर रोने लगा। लोग ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो उसने जवाब दिया, मैं भूखा हूँ, मुझे मंत्री जी से मिला दें। मंत्री जी तो मान अपमान से परे थे, झट बाहर आए और उसकी आप बीती सुनी। उसने कहा कि किसी घनघोर जंगल में उसे एक महात्मा से भेंट हुई और उनका सानिध्य उसे प्राप्त हुआ। शरीर छोड़ने के समय उन्होंने उसे वह प्लानचेट दिया और कहा कि इसे पकड़कर जब तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं आ जाऊंगा और जिस किसी दुख निवारण के लिए उपयोग पूछोगे मैं तुझे बता दूंगा, मगर बेटे किसी से पैसे ना लेना,
इसे पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाना, केवल अपनी परवरिश के लिए भोजन ले लिया करना। वह अभिभावक की खोज में पटना पहुंचा और मंत्री का घर जानकर वहीं बैठ गया। वह अपने महात्मा को गुरुदेव कहता और जैसे ही उसने प्लैंचेट पर हाथ रखकर गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव की आत्मा आ गई और चौधरी जी, चाचा जी और महावीर बाबू की जिज्ञासा शांत की। सभी मुग्ध हो गए और सबको विश्वास हो गया कि गुरुदेव एक महान शक्तिशाली आत्मा है और उनका आशीर्वाद फलदायक और शुभ है। फिर गुरुदेव की पूजा के उपरांत महावीर बाबू दत्ता के नए अभिभावक बने और उस दिन से जो उनका उससे संपर्क बना वह जीवन पर्यंत बना रहा। आज ना तो महावीर बाबू रहे और ना दत्ता रहा, और मेरे जैसे लोग जो गुरुदेव के भक्त हो गए और उनका आशीर्वाद सदा प्राप्त करते रहे, अंधेरे में भटक रहे हैं। उनसे सारा संपर्क समाप्त हो गया। फिर तो महावीर बाबू के यहाँ बाकायदा गुरुदेव की पूजा का कमरा बना और उनकी पूजा बराबर होने लगी और लोग पूजा पर अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। पूजा के कमरे में कागज़ और पेंसिल रखा रहता और उस पर बिजली की तेज़ी से उत्तर आते। फिर कई दुर्घटनाएं भी घटी। बिहार के कुछ बड़े घराने के लोग दत्ता तथा उसके प्लैंचेट को लेकर लापता हो गए और अपना स्वार्थ साधा तथा अंत में उसका प्लैंचेट गायब कर दिया। दत्ता बेचारा अकेला फिर महावीर बाबू के घर भाग आया। प्लैंचेट तो सिर्फ एक माध्यम था, उस महान शक्ति का नाश तो हो नहीं सकता। महावीर बाबू पूजा के कमरे में सियांस करने लगे और दत्ता को जीवन के सारे बंधनों से मुक्त कर उससे गुरुदेव का ध्यान तथा आराधना करवाने लगे। अपने भी स्नान कर शुद्ध होकर पूजा के कमरे में बैठ जाते। गुरुदेव आते और पुराना सिलसिला फिर शुरू हो गया। धीरे धीरे महावीर बाबू की निष्ठा उनमें इतनी गहरी हो गई कि अंत में मेरा ख्याल है कि महावीर बाबू ही माध्यम बन जाते थे, चूँकि उम्र के साथ ही साथ दत्ता की ध्यान करने की क्षमता क्षीण हो गई और कभी कभी उस लोक से संपर्क छूट जाता और लोग दत्ता की ईमानदारी पर संदेह प्रकट करने लगे। मगर बात ये नहीं थी कि उसने शादी भी कर ली थी, बाल बच्चे भी हो गए थे, कुछ आय भी महावीर बाबू तथा एन बख्शी ICS की कृपा से उसे हो गई थी। मगर महावीर बाबू की उपस्थिति में कोई गड़बड़ी सियांस में नहीं होती। हाँ, महावीर बाबू की यह कड़ी चेतावनी अवश्य थी कि नव युवतियाँ सियांस के समय उपस्थित ना रहें। अपना सवाल बंद लिफाफे में सील कर उन्हें दे दिया करें, कुछ सादा कागज़ उसमें रखकर, और उसी में उत्तर या कोई आशीर्वाद स्वरूप यंत्र आ जाएगा। नव युवतियों के कारण बुरी आत्मा भी चली आती थी। मेरे पुत्र के जन्म के समय मेरी पत्नी को बड़ी तकलीफ थी, मगर महावीर बाबू एक रात यंत्र लिए हमारे यहाँ पहुँच गए और मेरी पत्नी के हाथ में बांधकर चले गए। फिर बड़ी आसानी से कष्ट टल गया। इतनी कृपा गुरुदेव की मुझ पर रहती थी। एक बार मैं बहुत बीमार था। गुरुदेव ने पूजा के कमरे में बुलाकर एक खास तरह की पूजा कराई और सब सामान अंत में गंगा में बहा देने को कहा। मैंने वैसा ही किया और मेरे कष्ट का निवारण हो गया। मेरे पिता भी उनके बड़े भक्त थे। फिर इसकी चर्चा दिल्ली में भी होने लगी और दत्ता के साथ महावीर बाबू दिल्ली पहुंचते और मेरे बड़े भाई राजेंद्र प्रताप सिंह सांसद के घर पर पूजा होती और सुप्रीम कोर्ट के जज रजिस्ट्रार सभी जुटते। मेरी आंखों के सामने ही रुद्राक्ष की माला सारे कमरे में चक्कर काट कर तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के गले में गिर पड़ी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े आस्तिक पुरुष थे और राष्ट्रपति भवन में भी गुरुदेव की पूजा होती। फिर राष्ट्रपति की प्रेरणा से उपराष्ट्रपति भी
जो विश्व के जाने माने दार्शनिक थे और इस विज्ञान को खूब समझते थे, डॉक्टर सर एस राधाकृष्णन भी पधारने लगे। पंडित नेहरू से जब उनकी प्रतिक्रिया जानने की जिज्ञासा उपराष्ट्रपति ने व्यक्त की तो उन्होंने यही कहा कि इसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कहीं कोई महान शक्ति अवश्य है जो सारे भूमंडल का संचालन करती है। मैं तो यही कहूँगा कि अंत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी किसी अदृश्य सत्ता की उपस्थिति को मानने लगे थे। चाहे उसे ऊर्जा कहें या ब्रह्म, या राम कहें या कृष्ण या शिव, रूप चाहे अनेक हों, स्वरूप तो केवल एक ही है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।